नमस्कार, डॉक्टर विवेक शर्मा, सहआचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। बच्चों, अभी तक आपने ट्रांसपिरेशन का चैप्टर पूरी तरह समझ लिया होगा। आज हम उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस और आंसर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है इस चैप्टर पे वो है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है। इसका आंसर ये होगा द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, यानी पौधों के जीवित वायवीय भागों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की जल वाष्प के रूप में हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ ट्रांसपिरेशन डिफर फ्रॉम इवोपरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो इवोपरेशन से कैसे अलग है, यानी वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से कैसे पृथक है, अलग है। तो इसको हम इस प्रकार से कंपेयर करके समझाएंगे। पहला पॉइंट ट्रांसपिरेशन में अगर बात करें तो इट इज ए वाइटल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी यह एक जीवित और कार्यकीय फिनोमिना है, क्रिया है। जबकि इवोपरेशन जो है इट इज मियरली अ फिजिकल फिनोमिना, ये पूरी तरह से एक भौतिक क्रिया है। ट्रांसपिरेशन में इट इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल। जो वाष्पोत्सर्जन है वो रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल की एक्टिविटी के द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि इवोपरेशन के अंदर इस प्रकार से कोई गार्ड सेल और रक्षक कोशिकाएं भाग नहीं लेती। इसमें अगर तीसरी पॉइंट की बात करें ट्रांसपिरेशन के अंदर, तो इट इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ प्रेशर। इसमें विभिन्न प्रकार के दाब प्रयुक्त होते हैं, जैसे डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर। और इवोपरेशन के अंदर नो सच प्रेशर्स आर इन्वॉल्व। इस तरह के कोई भी प्रेशर या दाब इसमें भागीदारी नहीं लेते। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम ट्रांसपिरेशन के अंदर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द लिविंग सेल लार्जली टेक्स प्लेस थ्रू सरफेस ऑफ लीफ। ये वाष्पोत्सर्जन जो है ये जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया है और मुख्य रूप से ये पर्ण के सतह से होती है। अगर हम इवोपरेशन में देखें तो इट मे टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी सरफेस एंड डज नॉट रिक्वायर्स द लिविंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स। जैसा कि पहले बताया मैंने कि ये एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी किसी भी सरफेस से ये हो सकती है। तापक्रम बढ़ा और वहां से जल का वाष्पीकरण हुआ और इसके लिए किसी भी प्रकार के जीवित ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट अगर ट्रांसपिरेशन में देखें तो इट इज ए नेसेसरी एविल इन प्लांट्स एंड कीप द सरफेस ऑफ लीव्स वेट। ये एक आवश्यक बुराई है पौधों के अंदर, और पौधों की सतह को जहां से वाष्पोत्सर्जन होता है उसको ये नम रखती है। जबकि इसके अंदर हम देखें इवोपरेशन के अंदर इट कॉजेज ड्राइनेस ऑफ द सरफेस, यानी जहां से वाष्पीकरण होता है जल का वहां से सतह जो है वो सूख जाती है। इसके बाद देखें ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट इज मेंटेन। ट्रांसपिरेशन के द्वारा पौधे का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है और जो एक्सेस टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता है, और जबकि वाष्पोत्सर्जन में इस प्रकार की कोई रिलेशनशिप नहीं पाई जाती। नाउ इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इन हाउ मेनी वेज अ प्लांट ट्रांसपायर, यानी कितने प्रकार से एक पौधा वाष्पोत्सर्जन कर सकता है। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन होता है। पहला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो कि रंध्र के द्वारा होता है। आपको पता है कि लीफ की सरफेस पे, पर्ण की सतह पर छोटे छोटे माइन्यूट स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये ही इनसे जो जल की जल वाष्प के रूप में हानि होती है, इसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दूसरा प्रकार का जो है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन। आपको पता है कि अधिचर्म के ऊपर यानी एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर क्यूटिन की पाई जाती है। जनरली जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है और दूसरे पौधों में भी होती है। और ये जो लेयर है क्यूटिन की, क्यूटिकल, ये मुख्य रूप से पादपों में या जल की हानि को रोकने के लिए होती है, यानी ये अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल होती है, परंतु ये कई बार इसके ऊपर क्रैक्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये
कुछ हद तक पारगम हो जाती है और जल की हानि इससे हो जाती है। हालांकि कुल ट्रांसपिरेशन का बहुत कम प्रतिशत इसके द्वारा होता है, सिर्फ 10% इसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। और तीसरा प्रकार का जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा है बच्चों, वातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, जो पुराने पौधे हैं उनकी बार्क के ऊपर और जो वुडी स्टेम्स है उसके ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, जिसको वातरंध्र कहते हैं। और इनके अंदर ये लूजली अरेंज संपूरक कोशिकाएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होते हैं और यहाँ से भी जल वाष्प की हानि होती है, परंतु ये बहुत नगण्य होता है। इस प्रकार का जो वाष्पोत्सर्जन है बहुत नगण्य होता है, 0.1% ही वाष्पोत्सर्जन इस प्रकार से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल? गार्ड सेल जो है वो एपिडर्मल सेल से कैसे विभिन्नता रखते हैं? तो इसमें पहले हम गार्ड सेल की बात करें। रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। रक्षक कोशिकाएं एपिडर्मल सेल्स की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और इसके अलावा दे हैव स्पेशल शेप, रेनिफॉर्म और डम्बल शेप्ड। जैसा मैंने बताया था आपको कि डाइकॉट्स के अंदर ये किडनी शेप्ड या रेनिफॉर्म या बीन शेप्ड होती हैं, जबकि मोनोकोटिलिडन्स के अंदर, ग्रामीनी के अंदर स्पेशली दे आर डम्बल शेप्ड, ये डम्बल शेप्ड होती हैं। और जबकि एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो फ्लैट एंड एंगुलर होती हैं। जबकि गार्ड सेल के अंदर द वॉल्स आर डिफरेंशियली थिकन्ड। जो गार्ड सेल की रक्षक कोशिकाओं की जो वाल हैं उनमें विभिन्नता लिए हुए उनमें थिकनिंग पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो गार्ड सेल हैं जो आपस में मिल रहे हैं उनकी जो अंदर की भित्ति, अंदर वाली जो वाल है वो मोटी होती है बाय द सेकेंडरी डिपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी लेयर ऑफ सेलुलोज, और जो बाहर की भित्ति है गार्ड सेल की वो पतली होती है। जबकि एपिडर्मल सेल में ऐसा डिफरेंशियल थिकनिंग नहीं पाई जाती। गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर, रक्षक कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। गार्ड सेल कंटेन्स स्टार्च इन द अनओपन्ड स्टेट, कॉमनली एट नाइट। स्टार्च डिसअपियर व्हेन द स्टोमेटा ओपन, कॉमनली ड्यूरिंग डे। रात्रि के समय पे जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो गार्ड सेल के अंदर स्टार्च एकत्रित होना शुरू हो जाता है, परंतु जैसे ही दिन होता है तो ये गार्ड सेल के अंदर जो एकत्रित स्टार्च है वो डिसअपियर हो जाता है और एपिडर्मल सेल के अंदर स्टार्च नहीं पाया जाता। Then guard cell possesses microbodies for glycolate metabolism. गार्ड सेल के अंदर माइक्रोबॉडीज पाई जाती हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए और एपिडर्मल सेल्स में माइक्रोबॉडीज एब्सेंट होती हैं। और नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स ऑकर इन ईच गार्ड सेल। प्रत्येक गार्ड सेल के, रक्षक कोशिका के अंदर कई सारे वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि एपिडर्मल सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी? रंध्र आवृत्ति यानी स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ, यानी ये रंध्रों की संख्या है पर इकाई क्षेत्र में पर्ण के। इसको हम स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी या रंध्र आवृत्ति कहते हैं। और ये जो रंध्र आवृत्ति है ये वेरी करती है लीफ से लीफ में, यानी एक पर्ण से दूसरे पर्ण में, और एक प्लांट में भी ये वेरी कर सकती है, यानी निचले ग्राउंड में नीचे की तरफ से लेकर के ऊपर की तरफ में भी इसमें अंतर पाया जा सकता है। और इसी प्रकार से ये इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्टोमेटल इंडेक्स, यानी रंध्रीय आवृत्ति स्टोमेटल इंडेक्स क्या है? परसेंटेज नंबर ऑफ स्टोमेटा एज कंपेयर टू ऑल द एपिडर्मल सेल, यानी जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी तुलना में रंध्रों की क्या प्रतिशत है, इसको पर इन द यूनिट एरिया ऑफ लीफ, यानी पर इकाई क्षेत्र में टोटल जो स्टोमेटा हैं उनकी क्या प्रतिशत है सारे एपिडर्मल सेल्स की तुलना में। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई, जो कि इसको स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं, इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। आई यहाँ पे स्टोमेटल इंडेक्स है, एस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया है, ई यहाँ पे नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि क्या है? ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन दो
स्टेजेस में होता है, 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है कि इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द टर्जिड लीफ मेसोफिल सेल्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, यानी जो जल वाष्प के रूप में वाष्पीकरण होता है। कहाँ से? ये जो पर्ण मध्योतक की जो कोशिका हैं, जो कि पानी से पूरी तरह से स्फीत हो चुकी हैं, वहां से जल वाष्पीकृत होकर के अंतरकोश की अवकाश में इकट्ठा हो जाता है। द सेकेंड स्टेज इज, दूसरी जो स्टेज है, दूसरा जो चरण है, वो है डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस इनटू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, यानी जल वाष्प का पर्ण मध्योतक की अंदर से अंतरकोश की अवकाश से बाहर के वातावरण में विसरण, क्योंकि अंदर जो है जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, कंसंट्रेशन अधिक होती है एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरमेंट। Then which metals ion involved in stomatal regulation? आपको पता है बच्चों, ये आपने पढ़ा है इसमें पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी के अंदर, दैट इज पोटेशियम आयन इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल रेगुलेशन। 9th is who gave पोटेशियम ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम पंप थ्योरी फॉर स्टोमेटल मूवमेंट, यानी स्टोमेटल मूवमेंट के लिए यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए किसने ये पोटेशियम ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम पंप थ्योरी दी थी? लेविट इन 1974, लेविट ने 1974 में ये दी थी। वो कंसीडर ट्रांसपिरेशन इज एज ए नेसेसरी एविल, किसने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई बताया? तो इसका उत्तर है कर्टिस इन 1926, कर्टिस ने 1926 में बताया। उन्होंने ये बताया, हालांकि इससे वाष्पोत्सर्जन से ये एक अनअवॉइडेबल प्रोसेस है और इससे लाभ भी हैं, जैसे असेंट ऑफ सैप होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यानी जो अधिक जल अवशोषित हो रहा है उसको निकाल दिया जाता है, रेगुलेशन ऑफ प्लांट टेम्परेचर, जो पौधे का जो तापमान है वो रेगुलेट हो जाता है, नियंत्रित होता है इससे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, पौधे के अंदर मैकेनिकल टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट्स और का अवशोषण और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम से का डेवलपमेंट विकास होता है। देन क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ जाते हैं। एसिमिलेशन प्रोडक्ट्स जैसे लेटेक्स, रेजिन्स वगैरह ये बढ़ जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ इसमें डिसएडवांटेज भी है, जैसे विल्टिंग हो जाती है, पौधे के अंदर पानी का लॉस हो जाता है, विल्टिंग हो जाती है और अल्टीमेटली पौधा की डेथ हो जाती है। सेकंड जो है मॉडिफिकेशन, यानी जो पौधे हैं एक्सेस ट्रांसपिरेशन के द्वारा कई मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे शेडिंग ऑफ लीफ, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यूटिकल उनके ऊपर थिक क्यूटिकल हो जाती है, हेयर्स की उपस्थिति हो जाती है, स्टोमेटा संकर्ण हो जाते हैं, गर्तमय हो जाते हैं। तीसरा इसमें है जो नुकसान है, डिसएडवांटेज है, वो है रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है, अगर पौधों में पानी कम हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और जो CO2 जो है पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है, वृद्धि है, इसको भी कम कर देता है। इसी तरह से रिड्यूस ईल्ड को भी ये कम कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ ABA, एबिसिक एसिड आप जानते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म के अंदर भी गिरावट आ जाती है, फॉल इन मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीजें फायदे और नुकसान दोनों हैं और जब तक वातावरण के अंदर जल वाष्प न्यूनता रहेगी तब तक पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन करते रहेंगे। इसलिए इसको कर्टिस ने कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। Now, next question. Who proposed the theory of photosynthesis in guard cell for stomatal movement? Stomatal movement के लिए theory of photosynthesis in guard cell किसने प्रतिपादित की थी या प्रपोज की थी? तो इसका उत्तर है वॉन मॉहल
इन 1856 इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इनके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार ये था कि गार्ड सेल जो हैं, रक्षक कोशिकाएं, अपने अंदर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का निर्माण करती हैं, और उसके निर्माण से और गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और गार्ड सेल के अंदर एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है, और जल जो है बाहर नेबरिंग एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में आना शुरू हो जाता है, और जिससे कि गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं और गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड हाउ, किस प्रकार के पौधों में जो स्टोमेटा जो हैं वो रात्रि में खुलते हैं और कैसे। तो इसका उत्तर ये है कि इन सकुलेंट्स यानी जीरिक प्लांट्स, जो मांसलोद्भिद हैं, उनके अंदर रात्रि के समय स्टोमेटा खुल जाते हैं और दिन के समय बंद हो जाते हैं। ये निशिदा ने 1963 के अंदर देखा था, और इस मूवमेंट को स्कोटो एक्टिव मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट कहते हैं, यानी तिमिर सक्रिय प्रकार का गति कहते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि रात्रि के समय पर कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एनारोबिक कंडीशन के अंदर, और CO2 और H2O बनने के बजाय मैलिक एसिड का निर्माण होता है, और मैलिक एसिड और वाटर का निर्माण होता है। मैलिक एसिड बनता है तो CO2 जो है वो लिबरेट नहीं हो पाती, फ्री नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो वहाँ का pH है, वातावरण का pH है, वो हाई रहता है, एल्कलाइन साइड में रहता है, और जिसकी वजह से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहता है और गार्ड सेल खुले रहते हैं। पर जैसे ही दिन के समय पर जब प्रकाश की उपस्थिति होती है, तो ये जो मैलिक एसिड है इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और इतनी अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है कि ये पर्याप्त होती है स्टोमेटा को, रंध्रों को बंद करने के लिए और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वाष्पोत्सर्जन में और वातावरणीय दाब में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, कम होता है, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हवा जो है वो तेजी से चलेगी, और इसके चलने से जो वेपोराइज जो एयर है, यानी पौधों के पर्ण में से, पर्ण मध्योतक में से जो एयर, जो वाटर वेपर हैं वो बाहर आए हुए हैं और वो इकट्ठे हुए हैं, और ये हवा की वजह से, एयर की वजह से वहाँ से हट जाएंगे, और वापस वहाँ पर पार्शियल वाटर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जल वाष्प जो है वो अंदर से पर्ण मध्योतक से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये रेट हाई रहेगी। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाई हिल्स के पर, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर ये जो इसका प्रभाव है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है लो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, और इसी प्रकार से जो ट्रांसपिरेशन है उसकी दर भी कम हो जाती है। ऐसे ही जब हाई प्लेन्स के अंदर, जहाँ धरातल पे, वहाँ पे प्लेन्स में जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक है, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होता है, परंतु वापस देखा जाए तो यहाँ पर प्लेन्स में हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट हाई हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, यानी बिंदु स्त्रवण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो है, मूल दाब, इस प्रोसेस के लिए उत्तरदायी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज गटेशन। गटेशन क्या है। गटेशन यानी बिंदु स्त्रवण, द लॉस ऑफ और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट from the leaves and other parts of an intact plant is called as guttation, यानी जल का
पत्ती की पर्ण की सतह से, पर्ण के किनारे से बिंदु के रूप में निकलना, एक्सक्लूड करना, इसको हम बिंदु स्त्रवण कहते हैं। और ये आपको पता है कि बिंदु स्त्रवण जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है। इनको हाइडेथॉट्स या वाटर स्टोमेटा कहते हैं या जलरंध्र कहते हैं, और ये दिन रात खुले रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड हाइड्रोथॉड। रंध्र और जलरंध्र के बीच में आप अंतर विभेदित कीजिए। पहला अंतर इसमें है कि स्टोमेटा अकर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स यंग स्टेम। जो स्टोमेटा है, रंध्र हैं, वो एपिडर्मिस, लीफ की एपिडर्मिस में और स्टेम में पाए जाते हैं। हाइड्रोथॉड्स अकर्स एट द टिप ऑफ मार्जिन ऑफ लीव्स दैट ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ऐसे पौधे जो कि मॉइस्ट और नम और छायादार जगह पे उग रहे हैं, उनके मार्जिन पे और उनकी टिप्स पे ये हाइड्रोथॉड्स उपस्थित होते हैं। स्टोमेटल एपरेचर इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल। जो स्टोमेटल एपरेटस है वो 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल से या रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है, जबकि हाइड्रोथॉड्स के अंदर एपरेचर इज सराउंड बाय अ रिंग ऑफ क्यूटिकुलराइज्ड सेल। ये जो छिद्र है या एपरेचर है, ये घिरा रहता है ये क्यूटिकुलराइज्ड सेल्स की रिंग से। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल जनरली सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल जो हैं वो सब्सिडरी सेल से घिरे रहते हैं, जबकि इसके अंदर हाइड्रोथॉड्स के अंदर सब्सिडरी सेल्स आर एब्सेंट, सब्सिडरी सेल्स नहीं पाए जाते। स्टोमेटा के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि हाइड्रोथॉड्स दे रिमेन ओपन। हाइड्रोथॉड्स हरदम सर्वदा खुले रहते हैं। नाउ इन स्टोमेटा दीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा के अंदर जो है ये वाष्पोत्सर्जन में और गैसेस के आदान प्रदान में भाग लेता है, जबकि दीज आर इन्वॉल्व इन गटेशन। जो हाइड्रोथॉड्स हैं वो बिंदु स्त्रवण के अंदर भाग लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में अंतर विभेदित कीजिए। इसको अगर हम अंतर विभेदित करें यानी वाष्पोत्सर्जन में और बिंदु स्त्रवण में, तो वो इस प्रकार से है। ट्रांसपिरेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। जो वाष्पोत्सर्जन है वो दिन के समय पे होता है, और जबकि बिंदु स्त्रवण यानी गटेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट और इन द मॉर्निंग, रात्रि में और सुबह के समय पे होता है। वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जल जो है जलवाष्प के रूप में बाहर आता है, और इसमें गटेशन के अंदर वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। यहाँ पर जल जो है लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में जल की बूंदों के रूप में आता है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ट्रांसपिरेशन वाटर इज प्योर। जो वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प निकलता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है, जबकि गटेशन के अंदर जो वाटर निकलता है वो उसमें साल्ट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल्स, साल्ट्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड घुलित रहते हैं। नेक्स्ट इन ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल। जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्र के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा और अधिचर्म के द्वारा हो सकता है, जबकि गटेशन जो है, बिंदु स्त्रवण जो है, वो जलरंध्र के द्वारा, हाइड्रोथॉड्स के द्वारा ही होता है, जो कि लीफ की मार्जिन्स पे और टिप्स पे पाए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन इज ए कंट्रोल्ड फिनोमिना कंट्रोल बाय स्टोमेटल एक्टिविटी। ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो कि रंध्रों की एक्टिविटी के द्वारा नियंत्रित रहती है। स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू नीड। आवश्यकता अनुसार जो स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। अधिकांशतः जो रंध्र हैं वो दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि में बंद होते हैं। जबकि गटेशन की अंदर हम बात करें तो इट इज एन अनकंट्रोल्ड फिनोमिना। ये अनियंत्रित प्रक्रिया है। हाइड्रोथॉड्स ओपन होल डे एंड होल नाइट। हाइड्रोथॉड्स जो हैं, जलरंध्र जो हैं, वो पूरे दिन और पूरी रात खुले रहते हैं। ट्रांसपिरेशन की बात करें, इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। ये जहां से वाष्पोत्सर्जन होता है वहां से उस सतह का तापक्रम जो है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, जबकि इस प्रकार की रिलेशनशिप
गटेशन में नहीं पाई जाती। रूट प्रेशर इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के अंदर मूल दाब प्रयुक्त नहीं होता, जबकि गटेशन के अंदर रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व, मूल दाब प्रयुक्त होता है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल हायर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सभी उच्च स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जबकि गटेशन टेक्स प्लेस इन हर्बेशियस प्लांट, शाकीय पौधों में होता है, जैसे नॉस्ट्रिशियम, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल एंड ग्रासेस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमने समझाया आपको। धन्यवाद।